नमस्कार, मैं हूं सुशील भट्ट और आप देख रहे हैं समाचार सच की खास पेशकश आजाद भारत की कहानी। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि वीपी सिंह किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बने और किस तरीके से उनसे कहा गया कि वो धोखे से देश के प्रधानमंत्री बने। बड़ी रोचक कहानी हमने आपको सुनाई थी वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने की। और आज प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनके जो प्रधानमंत्रित्व काल में जो उनके सामने चुनौतियां पेश हुई, आइए आज हम उनकी बात करते हैं। आज बात करेंगे हम उस आरक्षण की जिसने छात्रों को कई हिस्सों में बांट दिया, जिसने छात्रों ही नहीं, जिसने जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे या टीचर थे उनको भी दो विचारधाराओं में बांट दिया। आइए बात करेंगे आज उस आरक्षण की, उस मंडल कमीशन की जिसने छात्र जो राजनीति है उसको एक अलग दिशा दी और जिसने देश को उसके बाद से कई पिछड़े नेता इस देश की राजनीति में सक्रिय हुए। तो आइए बात करते हैं हम मंडल कमीशन की। वीपी सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। और जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो क्योंकि चौधरी देवीलाल को तो खुद वीपी सिंह ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कहा था मैं ताऊ ही ठीक हूँ और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वीपी सिंह ही है। तो वीपी सिंह ने उनको उप प्रधानमंत्री बनाया। तो चौधरी देवीलाल को ये लगता था कि वीपी सिंह मेरी वजह से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और वीपी सिंह को मेरे इशारे पर चलना होगा। और वीपी सिंह क्योंकि अरुण नेहरू भी उनके बहुत करीबी थे, तो चौधरी देवीलाल को लगता था कि जो वीपी सिंह है वो अरुण नेहरू के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से चौधरी देवीलाल इससे नाराज हुए। और चौधरी देवीलाल के नाराज होने का एक कारण उनके जो पुत्र थे ओम प्रकाश चौटाला, वो भी एक बड़ा कारण था। क्योंकि जब चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने बेटे को वहां का मुख्यमंत्री बनवाया। क्योंकि उनका जो बेटा जो ओम प्रकाश चौटाला थे वो विधायक नहीं थे, तो उनको मेहम की एक सीट थी, वहां से उपचुनाव हुआ। और वहां जब उपचुनाव हुआ तो वहां उन पर धांधली का आरोप लगा जो उनके लड़के ओम प्रकाश चौटाला थे। तो 27 फरवरी 1990 को उपचुनाव हुआ, लेकिन उसके अगले दिन चुनाव कराए गए क्योंकि चुनाव में धांधली के आरोप लगे। अगले दिन धांधली, बूथ कैप्चरिंग और हिंसा के आरोप लगे, जिस कारण जो वीपी सिंह ने दबाव बनाया तो ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इससे ताऊ देवीलाल नाराज हो गए, लेकिन ताऊ देवीलाल ने जल्दी इसका बदला चुकाया। और ताऊ देवीलाल ने के जो लड़के थे ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने एक अलग विधानसभा से चुनाव लड़ा, वो जीते। और उसके बाद ताऊ देवीलाल ने अपने लड़के ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद उन पर, क्योंकि जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो उनको लेफ्ट और राइट यानी भारतीय जनता पार्टी दोनों का समर्थन था, तो दोनों ने बड़ा ऐतराज जताया। क्योंकि जो उनके जो मुख्यमंत्री बनने का तरीका था, जो चुनाव में धांधली हुई, उसके बाद वो अलग सीट से चुनाव लड़े और उनको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो उन पर दबाव बनाया और दोबारा से उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था ओम प्रकाश चौटाला को। तो इससे चौधरी देवीलाल बहुत नाराज हुए। और 6 अगस्त 1990 की हम बात करें तो क्योंकि जो वीपी सिंह थे उन पर बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि उनको लगता था कि आज नहीं तो कल उनकी सरकार जा सकती है। क्योंकि चौधरी देवीलाल एक उनकी जो पार्टी थी वो कई दलों को मिलाकर बनी थी, तो चौधरी देवीलाल उसके घटक थे। और चौधरी देवीलाल क्योंकि उनसे नाराज चल रहे थे, उनको लगता था कि कभी भी उनकी सरकार जा सकती है। तो वीपी सिंह इतिहास में दर्ज होना चाहते थे, तो उन्होंने इतिहास में दर्ज होने के लिए 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट की बैठक बुलाई और उस पर मंडल कमीशन पर चर्चा की। और 7 अगस्त को उन्होंने सीधे घोषणा कर दी। और 7 अगस्त की घोषणा इसलिए की, उसका एक कारण थे चौधरी देवीलाल। क्योंकि चौधरी देवीलाल जो कि वीपी सिंह से बहुत नाराज थे और क्योंकि जो चौधरी देवीलाल थे, एक बार उन्होंने वीपी सिंह को एक चिट्ठी भेजी और वो चिट्ठी ये थी कि अरुण सिंह के नाम से चिट्ठी थी कि अरुण सिंह का नाम बोफोर्स घोटाले में था, अतः इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। और वीपी सिंह के नाम की चिट्ठी थी, क्षमा चाहूंगा, वीपी सिंह के नाम की चिट्ठी थी, लेकिन ये चिट्ठी नकली चिट्ठी थी। तो जब कैबिनेट की बैठक में बात हुई तो चौधरी देवीलाल को पूछा गया कि चिट्ठी कहाँ से आई। उन्होंने कहा ये तो किसी डाक विभाग के आदमी ने मुझे दी, और जैसी मेरे पास चिट्ठी आई तो मैंने चिट्ठी आगे प्रधानमंत्री को बढ़ा दी। तो इस चिट्ठी से बड़ा बवाल हुआ और उसके बाद चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा।
उसके बाद चौधरी देवीलाल खासी नाराज हो गए और उन्होंने 9 अगस्त सन 1990 को ताऊ देवीलाल ने एक रैली का ऐलान कर दिया जिसमें काशीराम भी शिरकत करने वाले थे, यानी कि किसान और दलितों का एक गठजोड़ होने वाला था, जो रैली थी दिल्ली के बोट हाउस क्लब में। और क्योंकि ये बहुत बड़ी रैली होती है और वीपी सिंह को लगने लगा था कि अब उनकी सरकार कभी भी जा सकती है, तो उन्होंने इसके एवज में उन्होंने 7 अगस्त को उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा कर दी और साथ ही 13 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी, जिसके तहत 27% ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की बात कही गई। यानी कि देश में आरक्षण की व्यवस्था पहले से लागू थी, जो कि 22.5% थी, यानी कि 15% एससी को आरक्षण था और 7.5% एसटी को आरक्षण था, उसको मिलाकर 22.5% होता है। और अलग से 27% आरक्षण देने की बात कही तो देश में बवाल हो गया। छात्रों को लगने लगा कि उनके भविष्य के संग बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया है। बहुत रक्त रंजित आंदोलन इस देश में हुआ और बहुत मतलब एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें कई छात्रों ने आत्मदाह भी किया। और जो मंडल कमीशन की यदि हम बात करें तो इसमें जब इसकी सिफारिश लागू हुई तो इसमें 3743 जातियों को इसका आधार बनाया गया और उस समय ओबीसी को बताया गया कि ओबीसी 52% इस देश में है, जबकि ये गलत था क्योंकि ये 1931 की जनगणना के आधार पर ये गणना की गई। और मंडल आयोग का गठन हुआ था सन 1979 को, जब चौधरी चरण सिंह की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसने 1980 में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी और ठीक उसके 10 साल बाद इसे वीपी सिंह ने लागू कर दिया। तो इसका विरोध होने लगा, छात्र विरोध करने लगे और लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी समेत दिल्ली में इसका बहुत बड़ा असर हुआ। दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और क्योंकि 13 अगस्त को अधिसूचना जारी हो गई मंडल कमीशन लागू होने की, तो 14 अगस्त 1990 को नई दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन हुआ और उन्होंने अपने ही डिग्री कॉलेज की जो अंदर का परिसर था वहीं क्रांति चौक उसको नाम दिया, वहीं दिन भर छात्र धरना प्रदर्शन करते और वहीं खाना पीना खाते और वहीं अपना आंदोलन चलाते। और दूसरा ये था कि कुछ छात्र तो यहाँ तक कहना था कि चाय और बिस्कुट खाकर वो आंदोलन मतलब उस समय क्योंकि ज़्यादा संसाधन नहीं थे और जो देश की युवा पीढ़ी थी उसको लगता था कि उसके जीवन और मरण का प्रश्न है, तो कई छात्र वहाँ मतलब दिन रात वहाँ आंदोलनरत थे। और 24 अगस्त 1990 को नई दिल्ली को संसद कूच का छात्रों द्वारा ऐलान किया गया और छात्रों द्वारा जब ऐलान किया तो इसमें यूपी और बिहार के छात्रों के शिरकत करने की भी सूचना आई, जो इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा था उसके आधार पर। तो लगभग 10,000 छात्र ने संसद कूच किया और ये वोट क्लब हाउस में इकट्ठा हो गए और 10,000 छात्र बहुत बड़ी एक संख्या थी, क्योंकि वीपी सिंह का आदेश था कि किसी भी हालत में संसद का घेराव ना होने पाए, इसलिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। तो कई लोग इससे हताहत हुए, जो छात्र हताहत होते, क्योंकि उस वक्त पुलिस भी उनको हॉस्पिटल भर्ती नहीं कराती थी, बल्कि उन्हीं के साथी छात्र उनको अपने स्कूटर या दोपहिया वाहन में उनको लोक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाते एवं उनका इलाज कराते। फिर उनको छत्रसाल स्टेडियम में पुलिस ने वहाँ कई गाड़ियाँ लगा दी थी, क्योंकि उनको संसद के अंदर नहीं घुसने, उनको संसद घेराव की अनुमति नहीं थी, तो वहाँ पर उनको गाड़ियों से भर के छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। आपको याद होगा 2011 में जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तो छत्रसाल स्टेडियम में ही वहाँ जो उनके समर्थक थे उनको एक अस्थायी जेल में एक अस्थायी जेल बनाकर उनको बंद किया गया था। तो इस तरीके से बड़ा संघर्ष चला और 10,000 छात्रों ने संसद कूच का जो ऐलान किया था उससे सरकार हिल गई। और इसमें क्योंकि वोट क्लब हाउस जो मेन जो संसद भवन के बगल में ही है, तो वहाँ इस तरीके की जो घटना हुई उससे सरकार के हाथ पैर खुल गए। और इससे भी बड़ी घटना एक ये हुई कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो उस तत्कालीन डीआईजी थे विभूति नारायण राय, उन्होंने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे वो मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ जब आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने उनके ऊपर घोड़े दौड़ाने का आदेश दे दिया। और जब कप्तान जब वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर गए तो वहाँ के एक प्रोफेसर ने इस पर एतराज भी जताया। उन्होंने कहा कि मेरी लाश से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, और इससे कई छात्र चोटिल हो गए, कई छात्र हताहत हो गए। तो इसने जो छात्र थे उनके आक्रोश को और ज्यादा बढ़ा दिया।
और सबसे बड़ी घटना हुई 19 सितंबर सन 1990 को, जब देशबंधु कॉलेज नई दिल्ली के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया। और जब आत्मदाह हुआ तो उसके बाद लगातार देश में 159 छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की और लगभग 63 छात्र आत्मदाह के चलते मारे गए। और 12 सितंबर, क्योंकि राजीव गोस्वामी का जो आत्मदाह था उससे जो मंडल कमीशन के जो आरक्षण के खिलाफ जो आग की भड़क उठी, और इससे पूर्व 12 सितंबर 1990 को बीजेपी हेडक्वार्टर में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, उसको लगता था कि कहीं उसके वोट बैंक न खिसक जाए, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। उसने कहा हमारा वोट बैंक ना बढ़ जाए, क्योंकि उस वक्त छात्र इसी प्रकार बटे हुए थे, तो उनको अपने वोट बैंक की राजनीति सताने लगी। और भारतीय जनता पार्टी ने 12 सितंबर 1990 को बीजेपी हेडक्वार्टर में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा करने की घोषणा कर दी। उनके ऐलान के बाद सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को प्रारंभ हुई, जो कि लगभग 10,000 किलोमीटर तक चली। और आडवाणी ने इस रथ यात्रा का नेतृत्व किया और ये 10 राज्यों से होकर गुजरी और लगभग 200 लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरी। तो इस पर वीपी सिंह से एक पत्रकार पूछते हैं कि जो आडवाणी का जो राम रथ है ये विजय के लिए निकला है, तो वीपी सिंह कहते हैं कि अयोध्या पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि बीच में लव कुश है, यानी कि बीच में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव है। और हुआ भी यही। 23 अक्टूबर 1990 को बिहार में आडवाणी का रथ रोक लिया गया और रथ रोका लालू प्रसाद यादव ने और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके साथ ही ठीक उसके अगले दिन यानी कि 24 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार धराशायी हो गई, यानी कि सरकार गिर गई। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी। चंद्रशेखर कुछ महीनों के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। शरद यादव, रामविलास पासवान, ये सब वीपी सिंह के बहुत करीबी लोग थे और इन्होंने उस वक्त, क्योंकि मंडल जब कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया तो कुछ छात्र विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग समर्थन में भी थे, तो इनको मंडल कमीशन के पक्ष में उनका समर्थन रखने के लिए शरद यादव और रामविलास पासवान को वीपी सिंह ने कहा। और शरद यादव तो यहाँ तक कहते हैं कि उनके कहने पर ही वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। और लेकिन उनका विरोध भी हो रहा था, क्योंकि बीजू पटनायक क्योंकि उन्होंने जो जनता दल बनाया था उसी में थे और बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस मंडल कमीशन का विरोध किया और मंडल कमीशन का विरोध करने वालों में अरुण नेहरू भी शामिल थे। अक्टूबर 1990 को सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई। तो वहीं 16 नवंबर 1992 यानी कि लगभग 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश में 27% आरक्षण को जायज ठहराया और 27% आरक्षण लागू हो गया। और उसके लगभग 2008 में जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहां भी ओबीसी का आरक्षण लागू हो गया। तो मंडल कमीशन ने देश की सियासत को एक नया रूप दे दिया और छात्रों को आपस में बांट दिया। और दूसरा ये कि उस समय की राजनीति, क्योंकि वीपी सिंह बड़े दबाव में थे, क्योंकि उन पर उन्होंने लेफ्ट और राइट जो कि दो धुर विरोधी दल थे उनका बाहर से समर्थन लिया था। और साथ ही चंद्रशेखर भी उनसे नाराज थे और चौधरी देवीलाल तो बहुत बार उनसे नाराज हुए, जिस कारण क्योंकि वीपी सिंह को लगने लगा कि अब सरकार तो उनकी जाने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा निर्णय ले लें कि उनकी सरकार चले जाए, लेकिन वो उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। और वो चाहते थे कि वो पिछड़ों के मसीहा कहलाएं, इसीलिए उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया और मंडल कमीशन ने छात्रों को बांट दिया। और मंडल कमीशन जब आया तो उसके बाद छात्र ही नहीं, जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, जो अध्यापक थे, वो भी अलग अलग विचारधाराओं में बट गए और देश के छात्रों को लगने लगा कि उनके भविष्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके ये जीवन मरण का प्रश्न था, क्योंकि लगभग 49.5% यानी कि लगभग 50% तो आरक्षण ही जब वो किसी कंपटीशन में बैठते तो 49.5% तो केवल आरक्षण वालों के लिए सीट रिजर्व होती और उनके लिए केवल 50% का ही रास्ता साफ था। तो कहीं ना कहीं जो देश में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया गया, इसने देश की राजनीति को एक अलग दिशा देने का काम किया। और आरक्षण को कहा जाता है कि केवल 10 वर्षों के लिए लागू किया था और आरक्षण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल 10 वर्षों के लिए इसलिए लागू किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि
जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो दलित या पिछड़े समुदाय के लोग हैं, वो बैसाखी के सहारे न चलकर अपने पैरों पर खड़े हों। और 10 वर्षों के लिए आरक्षण को इसलिए लागू किया गया था कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो, वो आगे बढ़े, और धीरे धीरे जब उनके जीवन स्तर में सुधार आ जाए तो आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए इसको आगे बढ़ाते रहे और 10-10 वर्ष करके आज भी ये संसद में इस बार भी 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार आरक्षण को सियासी जो दल हैं वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। आज हमने बताया कि वीपी सिंह किस प्रकार से क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री बने, पहले तो उनके प्रधानमंत्री बनने का किस्सा बड़ा रोचक था। किस प्रकार से प्रधानमंत्री बने, उनसे एक बार पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि धोखे से बने कि धक्के से बने, अपनों से बने कि जनता से बने, ये तो मुझसे ज्यादा बेहतर आप जान सकते हैं। यानी कि वीपी सिंह पर आरोप लगने लगे कि वो धोखे से देश के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद उनके जो जीवन में जो प्रधानमंत्रित्व काल में जो कठिनाई आई, क्योंकि कई दलों के नेताओं को उन्होंने एकजुट किया था, जनमोर्चा बनाया था। शुरू में उन्होंने जनमोर्चा बनाया, उसके बाद कई दल एकजुट हुए जिसको जनता दल का नाम दिया गया। तो क्योंकि चंद्रशेखर भी नाराज थे, देवीलाल भी एक अलग रास्ता अपना चुके थे, तो धीरे धीरे कुनबे को संभालना बड़ा मुश्किल हुआ और चंद्रशेखर ने अपने जीवन का एक सियासी दांव खेला जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा गया, यानी कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को वीपी सिंह ने लागू किया। तो जिस प्रकार से वीपी सिंह ने एक मंडल की सिफारिशों को लागू करने के बाद वीपी सिंह यदि छात्रों का समूह था उसके, क्योंकि जो वीपी सिंह थे वो उससे पहले लोगों के नायक हुआ करते थे। जब उन्होंने बोफोर्स घोटाले के खिलाफ आंदोलन किया, या उन्होंने जब उसके खिलाफ जब जनसभाएं करते थे तो जेब में डायरी रखा करते थे और कहते थे कि इसमें बोफोर्स दलाली खाने वालों के नाम है और मैं सबको अंदर कर दूंगा। तो उस वक्त वो जनता के नायक हुआ करते थे और आज वही व्यक्ति छात्रों का खलनायक हो गया। और जब छात्रों का खलनायक हुआ तो उसके पुतले भी जले, और वीपी सिंह के पुतले इस प्रकार से जलाए जैसे रावण के 10 सर होते हैं, उनके पुतले के 10 सर बनाए गए। वीपी सिंह हाय हाय के नारे लगे, मंडल कमीशन हाय हाय के नारे लगे, और इस तरीके से वीपी सिंह को विलेन घोषित कर दिया गया। तो ये थी मंडल कमीशन की कहानी। इसी प्रकार की कहानियां हमने आपको पहले भी हर बुधवार को हम आपको सुनाते आए हैं और हम आगे भी आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही कोई रोचक एवं जानकारी से भरे हुए वीडियो पोस्ट करें तो सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच जाएं। और साथ ही आप फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें। और आगे भी अगले बुधवार को ऐसे ही रोचक कहानियों से ओतप्रोत एवं ऐसे ही जानकारियों से भरी कहानियां लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।